हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रसायन शास्त्र अध्याय 1 कक्षा 10th। तो इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बना चुके हैं। पार्ट 1 में आप लोग को रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में हम बताए थे, है ना। और पार्ट 2 में आप लोग को बताया गया है कि असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचना प्राप्त होता है, रासायनिक समीकरण से क्या लाभ है, रासायनिक समीकरण के क्या क्या सीमाएं हैं। तो इतने सारे बात आज हम लोग पढ़ेंगे और रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी किस प्रकार बनाया जाए। तो मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पर अभी फिलहाल 4 पॉइंट पर बात करेंगे। पहला पॉइंट होगा रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचना प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से क्या लाभ होता है, या रासायनिक समीकरण से क्या हमको लाभ है। तीसरा पॉइंट है रासायनिक समीकरण को क्या क्या सीमाएं हैं, है ना। और लास्ट पॉइंट होगा कि रासायनिक समीकरण से हम लोग को उसको और उपयोगी किस प्रकार बनाया जाए, रासायनिक समीकरण को और उपयोगी किस प्रकार बनाया जाए, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग पहला पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचना प्राप्त होती है ना। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। तो यहां हम लोग देखेंगे क्या क्या सूचना प्राप्त होता है, ठीक है ना। चलिए पहला पॉइंट है रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारकों और प्रतिफलों को संकेत एवं सूत्र की जानकारी प्राप्त होता है। पहला क्या है कि रासायनिक समीकरण में, यानी रासायनिक समीकरण से हम लोगों को अभिकारकों और प्रतिफलों का संकेत एवं सूत्र की जानकारी देता है। यह जानकारी प्राप्त होता है, लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में हम यहाँ समझेंगे, यहाँ पर N2 और H2 है ना, जब आपस में रिएक्शन करता है तो बनाता है NH3। क्या बनाता है? NH3 बनाता है। थोड़ा पहले इसको हम अच्छा से पढ़ने से पहले इसको क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग संतुलित कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं? संतुलित। तो देखिए ये आपका 3 है, यहाँ कितना है? 2। तो इसमें हम लोग 3 से 2 से गुना कर देंगे, इसमें हम लोग 3 से गुना कर देंगे, तो ये वाला 3 दूनी 6, 3 6 हो गया। ये वाला भी 2 है, यहाँ भी 2 हो ना गया। अब देखिए यहाँ पर ये रासायनिक समीकरण द्वारा इसको व्यक्त कर दिए, रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए इसको हम बीचों बीच लिखते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। यहाँ पर देखिए हम लोग नाइट्रोजन को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? नाइट्रोजन। और एक है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है NH3, अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया बनता है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको सबसे पहले हम लोग इसके ये पॉइंट समझने से पहले, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं को पॉइंट समझने से पहले इसको संतुलित कर लेंगे। क्या कर लेंगे? संतुलित। देखिए यहाँ पर ही कितना है? नाइट्रोजन 2, यहाँ पर सिंगल ना है जी, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 2 हो ना गया। अब यहाँ पर कितना है? 2 और 3 दूनी कितना हो गई? तो यहाँ 3 से गुना कराना होगा। तो अब ये देखिए पूरी तरह से आपका संतुलित हो गया। पूरी तरह क्या हो गया? संतुलित। अब पहला पॉइंट में हम लिखाए थे कि रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारकों और प्रतिफलों का संकेत एवं सूत्र की जानकारी प्राप्त होता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, यानी रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचना प्राप्त होता है,
इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला समझिए ध्यान से, एक रासायनिक समीकरण पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। रासायनिक समीकरण में हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्शन करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ले लेते हैं नाइट्रोजन और लेते हैं हाइड्रोजन, समझिएगा ध्यान से। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है तो अमोनिया बनाता है NH3, क्या है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाया? अमोनिया का निर्माण कर दिया, जिसका नाम सूत्र होता है NH3। अब देखिए यहाँ हमको क्या क्या मिलेगा, आप ध्यान से समझिएगा। पहला सूचना ये मिलता है हमको कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं, अभिकारक और उत्पाद होते हैं, उनकी संकेत एवं सूत्र की जानकारी प्राप्त होता है, संकेत एवं सूत्रों की जानकारी प्राप्त होता है। जैसे में यहाँ पर कहा जाती है नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन का संकेत हमको N2 मालूम हो न गया, हाइड्रोजन का H मालूम है ना, और यहाँ पर जो रिएक्शन करके अमोनिया बना तो अमोनिया का सूत्र पता हुआ कि नहीं हुआ? तो रासायनिक समीकरण से हमको यहाँ पर अभिकारकों और प्रतिफलों में संकेत एवं सूत्र की जानकारी मिल गया ना। पहला पॉइंट ऐसे समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत है? अब दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट है संकेतों, लाइट चला गया ना। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, पहला क्या था? संकेतों एवं सूत्रों की जानकारी देता है ना। दूसरा है, दूसरा हम बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप कौन सा पदार्थ बना है, इसकी भी जानकारी देता है, इसकी भी जानकारी देता है। नहीं समझ में आया? जैसे में यहाँ पर देखिए ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है, क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन पदार्थ भाग ले रहे हैं? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो भाग लेने वाला पदार्थ को तो आप जानकारी प्राप्त कर लिए कि कौन कौन से पदार्थ भाग लिए हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो यहाँ नया पदार्थ बन रहा है उसकी भी जानकारी मिल जाएगा। ये क्या है? अमोनिया है, क्या है? अमोनिया। क्या है? अमोनिया। तो आप दोनों तरफ की जानकारी प्राप्त कर न लिए कि कौन से पदार्थ भाग लिया, कौन सा पदार्थ का निर्माण हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे हम लोग? रासायनिक समीकरण से हमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उनकी जानकारी प्राप्त होता है कि कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हुआ है। कोई डाउट है? नहीं ना। तो दूसरा पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब तीसरा पॉइंट है, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं के अपेक्षित संख्या की जानकारी देता है। अब यहाँ पर बताइए, नाइट्रोजन कितने परमाणु भाग लिए हैं? 2। तीसरा में नाइट्रोजन का 2 परमाणु और हाइड्रोजन का 2। देखिए यहाँ पर अगर इसको संतुलित कर देते हैं तो ये 3 हो गया जी। और यहाँ पर हो गया कितना? 2। तो यहाँ पर कितना हो गया? 3 दूनी 6 हो गया। कितना हो गया? 6। उसके बाद यहाँ जो आप देखिएगा अमोनिया में, तो अमोनिया में अणु गिनना है। अमोनिया क्योंकि यहाँ पर ये आपका सूत्र संकेत है और सूत्र है, तो यौगिक में अणु होता है। यौगिक में क्या होता है? अणु। और तत्व में परमाणु। तत्व में कौन होते हैं? परमाणु। तो इसका परमाणु हो गया, ये क्या है? अणु है। तो यहाँ पर अमोनिया में कितने अणु हैं? 2। यहाँ लिखे 2 अणु। कोई डाउट है? उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है आपका, यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों में परमाणु एवं अणुओं का अपेक्षित संख्या की जानकारी देता है। अब आप अपेक्षित संख्या निकाल लीजिए। इधर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या 8 था। कितना था? 8। और यहाँ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो अणु बने वो कितना बन गया? 2। तो अपेक्षित संख्या की जानकारी प्राप्त हो न रहा है कि नहीं हो रहा? उसके बाद देखिए पांचवा पॉइंट, यह अभिकारकों और प्रतिफलों
कि मोलों का अनुपात क्या कहते हैं, मोल, है ना। मोल देखिए यहाँ पर, यहाँ कुछ ना रहने पर चौथा पॉइंट तो हो गया, पांचवा पॉइंट ये वाला है, चौथा पॉइंट में यही वाला उतर जाएगा, है ना। 2 + 6 + 2 ये ना है। चलिए इसको नहीं भी उतारें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए अगला पॉइंट जो है हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर कितने हैं मोलो, 1 मोल, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। तो ऐसे नहीं बता सकते हैं आप। अगला पॉइंट, यह अभिकारकों और प्रतिफलों का द्रव्यमान का अनुपात बताता है। अब कितने द्रव्यमान है, नाइट्रोजन कितना होता है जी, नाइट्रोजन का 28, ये को होता है कितना, 7 में नाइट्रोजन होता है ना। तो यहाँ पर देखिए परमाणु द्रव्यमान का गणना हम लोग कैसे करते हैं। तो आप नाइट्रोजन के 2 अनुभाग लिए हैं इसमें, हाइड्रोजन के भी 2 अनुभाग लिए हैं, लिए है ना। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना था पहले ये हमको बताइए। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7। तो इसका अगर परमाणु द्रव्यमान कह दिया जाए तो 7 दूनी 14, यानी परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या का लगभग दुगना होता है। तो 1 नाइट्रोजन के लिए 14 परमाणु द्रव्यमान हो गए। तो यहाँ पर 2 पीस ना नाइट्रोजन है, तो 14 दूनी कितना हो गया, 28, यानी परमाणु द्रव्यमान कितना है इसका, 28 ग्राम लिख लेते हैं, है ना। उसके बाद आपका हो गया हाइड्रोजन, क्या है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान लगभग सेम होता है। परमाणु संख्या 6 और परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान 1 पॉइंट समथिंग होता है। तो लगभग एक ही लेकर चलते हैं, कितना लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 पीस ना हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 6 ग्राम। अब यहाँ पर रिएक्शन के फलस्वरूप कितना बन रहा है इसकी जानकारी भी हमको मिलेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आप कितना हो जाएगा, 28 6, देखिए अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप। एओ के लिए 14 आया था ना, तो 2 पीस यहाँ भी हो गया, तो कितना हो गया, 28 ग्राम। प्लस में हाइड्रोजन के लिए 3 दूनी 6 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया, 34 ग्राम हो ना गया। तो ये हम लोग को क्या कर रहा है, परमाणु द्रव्यमान की गणना कर ले रहे हैं हम लोग ना। कोई दिक्कत रहा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए इसमें हम लोग को आयतन की भी जानकारी मिलेगा। तो आयतन की जब जानकारी इसी से मिल जाता है, मोले से। तो 1 हो गया, 3 हो गया और कितना हो गया, 2। चलिए, तो इस प्रकार से हमको इतने सारे सूचनाएं प्राप्त होती है। आप अपने बुक भारतीय भवन के बुक में पेज नंबर 5 पर सब लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। और हम जो बोलो उस तरह से भी आप नोट कर सकते हैं, है ना। चलिए अगला पॉइंट है हमारा रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। यानी रासायनिक समीकरण का हम लोग उपयोग करते हैं तो हमको क्या क्या लाभ मिलता है इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं आप लोग को। अगला पॉइंट हम लोग के यहाँ पर रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या क्या लाभ होती है ना। तो पहला लाभ होगा कि हम लोग को कागज कम पड़ता है, समय की भी बचत होता है। जैसे में अभी ही हम लिखे थे यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके अमोनिया बनाया था, है ना जी, यही ना बना हुआ था। तो इतना बड़ा रिएक्शन दिखाने के लिए हम लोग इतना जगह ले रहा है ना। अब इसको अगर हम समीकरण के द्वारा व्यक्त कर दें, इस अभिक्रिया को समीकरण के द्वारा व्यक्त कर देंगे तो हमारा समय की भी बचत होगा। जैसे में देखिए N2 + H2 और रिएक्शन करके NH3 बना दिया, तो समय काफी लगा क्या, इसके अपेक्षा में कम समय लगा ना। तो पहला फायदा ये है कि समय की बचत होती है। पहला फायदा क्या है, समय की बचत होता है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको संतुलित कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ आया था 2, यहाँ आया था 3, था अभी ना की है। अब देखिए क्या किए कि इसको संक्षिप्त रूप से लिख दिए तो कागज की भी जगह कम लगेगा।
अगर चाहेंगे तो बहुत कम जगह में इसको लिख सकते हैं, तो जगह भी कम लग रहा है और समय के भी बचत हो रहा है। तो ये फायदा आपका हुआ कि नहीं हुआ? तो हम बोल सकते हैं रासायनिक समीकरण से हमें समय और कागज की बचत होती है। समय और कागज की सबसे बड़ी बचत तो आपका समय है कि नहीं? अब देखिए नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 अक्षर का नाम लिखना है, डायरेक्ट N2 लिख दीजिए, समय कम लगेगा ना। हाइड्रोजन लिखना है H2 लिख दीजिए, समय बचेगा ना। अमोनिया लिखना है NH3 लिख दीजिए, समय बचेगा ना हमको। और देखिए स्पेस भी कम ले रहा है, स्पेस भी क्या कर रहा है, तो इससे हमको फायदा ही है ना। चलिए अब अगला है, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारक के द्रव्यमानों की गणना ठीक ठीक से किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऐसे लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं क्या, अमोनिया, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु द्रव्यमान कितना होगा इसका, तो इसके फलस्वरूप आप सही सही नहीं बता सकती हैं। कहिए कैसे? नाइट्रोजन को तो आप डायरेक्ट लिखिए 14 ग्राम न लिखिएगा, हाइड्रोजन के 1 ग्राम न लिखिएगा, और यहाँ कितना ग्राम लिखा जाएगा, 15 ग्राम, यही ना आप लिखिएगा। लेकिन जब इसको हम समीकरण में व्यक्त कर दिए तो इसको ठीक ठीक से जानकारी प्राप्त कर लेंगे ना कि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग 28 ग्राम होता है ना, इसका होता है 6 ग्राम, अभी तो समझाए इसको, और इसका टोटल आया था 34 ग्राम। कितना आया था? तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान की गणना ठीक रूप से कर ले रहे हैं, इसके फलस्वरूप किसके फलस्वरूप, नीचे वाला से ना। तो रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त कर देने से हम परमाणु संख्या की गणना, परमाणु द्रव्यमान की गणना ठीक ठीक से कर ले रहे हैं ना। तो ये हमारे लिए फायदा है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पर अगर चलते इसको रासायनिक अभिक्रिया के रूप में व्यक्त कर देते तो हम सही रूप से जानकारी प्राप्त कर पाते क्या? नहीं ना कर पाते। तो ठीक ठीक से गणना होता परमाणु द्रव्यमान का, किसमें? रासायनिक समीकरण के द्वारा, है ना। तो दूसरा पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट, सॉरी यहाँ पर 15 ग्राम नहीं, नाइट्रोजन 2 पीस था ना जी यहाँ पे, इसके फलस्वरूप अमोनिया में ऐसे NH3 होता है? तो अमोनिया में हो जाएगा कितना, एक होगा 14, एक होगा 3, 14 3 17 हो जाएगा, 14 3 कितना हो जाएगा, 17 ग्राम, जो कि सही नहीं है, जो कि ये सही नहीं है। यानी कहा जाता है कि परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी भाग लेने के बाद दोनों परमाणु द्रव्यमान बराबर आना चाहिए, दोनों और परमाणु द्रव्यमान क्या होना चाहिए, लेकिन इसके द्वारा बराबर आएगा क्या, बराबर आया। देखिए तो 14 में 1 और यहाँ कितना है, गलत ना हो जा रहा है। लेकिन यहाँ देख लीजिए तो आप 28 और 6 34 होता है ना, यहाँ भी आपको 34 है ना, दोनों और बराबर मिल गया आपको, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगला पॉइंट समझिएगा। अब देखिए दूसरा फायदा ये है कि पूरा विश्व में आप कहीं भी चले जाइए तो समीकरण आपको यही वाला मिलेगा। लेकिन अगर ये हिंदी में जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन आप लिखे हैं ना, कहीं पर इसका लैंग्वेज चेंज होता है। हमारे ही बगल में चले जाइए बंगाल, वहां पर आपको लैंग्वेज चेंज मिलेगा, है ना, पता नहीं चला कोची कोची लिख दिया ऐसे। लेकिन अगर इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करेगा तो वो भी यही लिखेगा, वहां पर भी यही लिखा जाएगा। तो हमको इसके द्वारा प्राप्त करना, पता करने लगे कि नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये अमोनिया है, कर लेंगे ना। तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि पूरे विश्व में रासायनिक समीकरण एक ही प्रकार से लागू होता है, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? लेकिन अगर हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में कहीं फ्रेंच लिखाता है, कहीं फ्रेंच लिखते, कभी इंग्लिश लिखते हैं, तो वहाँ भी चेंज हो जाता है। लेकिन समीकरण इसका चेंज नहीं होता। तो इससे ये भी हमारा सबसे बड़ा फायदा है कि नहीं है? हम पूरे विश्व में कहीं भी पढ़े जाएंगे तो हमको इसको द्वारा पता चल जाएगा ना कि कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है पदार्थ, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा पदार्थ का निर्माण हो गया है। तो इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं। कि कोई डाउट नहीं ना है? चलिए, तो ये भी आपका पॉइंट दिया हुआ है बुक पेज नंबर, बुक में पेज नंबर 5 पर ही देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ना, ठीक है।
रासायनिक समीकरण के उपयोग से। तो ये 3 पॉइंट है, आप तीनों पॉइंट को उतार लीजिएगा। इससे पहले 7 पॉइंट वाला बताए थे अभी रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, तो इसको भी आप लोग इसी से उतार लीजिएगा। और अगला है रासायनिक समीकरण के सीमाएं क्या क्या है। रासायनिक समीकरण के क्या क्या सीमाएं हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर रासायनिक समीकरण के सीमाएं कौन कौन सी है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला सीमा है रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं हो पाती है। अब देखिए रासायनिक समीकरण लिखे हुए ना, तो इस रासायनिक समीकरण के द्वारा हम नहीं बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस भाग ले रहा है, कि द्रव भाग ले रहा है, कि ठोस भाग ले रहा है। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो यहाँ बन रहा है नया पदार्थ, उसकी भी भौतिक अवस्था नहीं बता सकते हैं, को ठोस है कि द्रव है कि गैस है। तो ये इसका कमी हो गया। इसका क्या हो गया? कोई दिक्कत है? ये हम बता सकते हैं कि नाइट्रोजन क्या है, हाइड्रोजन। हाँ, ये अलग बात है कि आप जानते हो तो बता दीजिएगा कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये सब क्या है। लेकिन इसके द्वारा हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ गैसीय अवस्था में है, कौन सा पदार्थ द्रव की अवस्था में है, कौन सी पदार्थ ठोस की अवस्था में। इसके द्वारा जानकारी प्राप्त नहीं होता है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया आप लोग को। दूसरा पॉइंट है अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित अवशोषित ऊष्मा की जानकारी रासायनिक समीकरण से नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर रासायनिक समीकरण में ऊष्मा की आवश्यकता है कि ऊष्मा को उत्सर्जित कर रहा है, इसको जानकारी नहीं मिलता है। कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसको होने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए आपको ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होती है जिसके द्वारा ऊष्मा का उत्सर्जित होती है, ऊष्मा निकलती है उससे। तो इसकी जानकारी हमको इससे पता नहीं चलता। यानी रासायनिक समीकरण से पता ही नहीं चलेगा कि अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है, ऊष्मा शोषी है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये हमको जानकारी प्राप्त नहीं हो पाता है। किसके द्वारा? रासायनिक समीकरण के द्वारा। ये आपका दूसरा कमी निकल गया इसमें। ठीक है। तीसरा कमी है, चलिए, रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता कि अभिक्रिया किन दशाओं में संभव है। अभी रासायनिक समीकरण में हमको ये पता नहीं चलता है कि रासायनिक समीकरण किन दशाओं में हो रहा है। दाब पर हो रहा है ना, कि ताप पर हो रहा है, कि उत्प्रेरक पर हो रहा है, ये हमको पता, मतलब किसके उपस्थिति में हो रहा है, इसकी जानकारी हमको नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हम लोग को जानकारी पता नहीं चल पाता है कि कितना दाब पर हो रहा है, कितना टेम्परेचर पर हो रहा है, कि कितना उत्प्रेरक पर हो रहा है, इसकी हमको जानकारी पता, या किसके उपस्थिति में हो रहा है, यह भी हमको जानकारी नहीं मिलता है। प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, कि गर्म करने पर हो रहा है, कि ताप बढ़ाने पर हो रहा है, कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये हो रहा है, इसकी जानकारी पता नहीं चल पाता, जानकारी नहीं मिलता है। तो तीसरा कमी भी मिल गया आप लोग को। अब चौथा कमी देखिए लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग का संदर्भ में कोई जानकारी नहीं। ये कितना वेग से हो रहा है, कितना तीव्रता से हो रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगला है फिर पांचवा पॉइंट, कुछ रासायनिक अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होती है जो बिल्कुल विस्फोट के साथ होती है, और इसकी जानकारी हमको ये नहीं दे पाता है। रासायनिक समीकरण इसकी जानकारी तो अगर विस्फोट के साथ होगा, हमको जानकारी है ही नहीं, हम वहां पर चल गए तो हमारे साथ दुर्घटना हो सकता है ना। तो ये भी इसका क्या है? कमी है। क्या है? तो ये सब सीमाएं के अंतर्गत आती है ना। अगला है छठा पॉइंट, यह रासायनिक समीकरण यानी समीकरण यह भी नहीं जानकारी देता है कि अभिक्रिया में अभिकारकों को वस्तुतः कितनी मात्रा खर्च हुई और प्रतिफल कितना मात्रा में निर्माण हुआ। यहाँ पर कितना मात्रा में खर्च हुआ है, कितना मात्रा का निर्माण हुआ है, इसकी भी जानकारी नहीं होता है। आगे समझ में? तो ये था रासायनिक समीकरण की सीमाएं। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, आपको पेज नंबर 5 और 6 में दिया हुआ है। 5 और 6 में दिया हुआ है, तो आप लोग बुक से उतार लीजिए इसको। ठीक है ना। अब अगला है रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी कैसे बनाया जाए। तो अधिक उपयोगी बनाने के लिए करना क्या है, जो इसमें कमी आ रहा था वो कमियों को अगर हम दूर कर दें तो उपयोगी बनाया जा सकता है ना।
पहला कमी क्या था इसका? पहला कमी ये था कि इसकी भौतिक अवस्था का पता नहीं चलता है। भौतिक अवस्था का पता नहीं। अगर भौतिक अवस्था का पता चल जाएगा तो ये अधिक उपयोगी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो गैस के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? जी लगाते हैं गैस के लिए जी। और यहाँ पर ठोस रहेगा उसके लिए एस लगा देंगे। ठोस रहेगा उसके लिए एस लगा देते हैं। और उसके बाद द्रव्य के लिए लगाते हैं आई। क्या लगाते हैं? है ना। और उसके बाद जो लास्ट में बच जाता है जलीय विलयन, क्या बनता है? उसको लिखते हैं AQ। क्या लिख देंगे? तो यहाँ पर ही अगर गैस की अवस्था में तो जी लिखाएगा, अगर ठोस की अवस्था में रहेगा तो एस लिख देंगे, अगर द्रव की अवस्था में रहेगा तो आई कर देंगे, और अगर जलीय विलयन मिलेगा तो AQ लिख देंगे। तो इससे हमको जानकारी प्राप्त हो जाएगा ना कि कौन गैस है, कौन ठोस है, कौन द्रव्य है, कौन जलीय विलयन है। इसकी जानकारी प्राप्त होने जाएगा। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। इसको उपयोगी बनाने के लिए क्या करना होगा? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग ले रहे हैं, हाँ, तो आप लोग भौतिक अवस्था अगर इसकी जानकारी प्राप्त हो जाए तो और उपयोगी बन जाएगा। है कि नहीं? दूसरा कमी क्या था इसका? दूसरा सीमाएं क्या था इसका? दूसरा सीमा ये था कि रासायनिक समीकरण से हमें ये पता नहीं चलता है कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है या ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। इसकी जानकारी पता नहीं चल रहा। अगर ये हमको पता चल जाए तो हमारे लिए उपयोगी हो ना जाएगा। फिर बताने देंगे कि ये जो अभिक्रिया हो रहा है ऊष्मा क्षेपी हो रहा है कि ऊष्मा शोषी हो रहा है। अब देखिए, ऊष्मा क्षेपी होगा उसके लिए ऊष्मा इधर लगाते हैं, ठीक है, और ऊष्मा शोषी होगा तो ऊष्मा देखिए यहाँ लग जाता है, यानी यहाँ था ना। अगर होता तो, ये होता नहीं है, अगर होता तो ऊष्मा हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो ऊष्मा शोषी हो गया, ये क्या हो गया? और क्षेपी यहाँ हो गया, ठीक है, समझ में आ गया? ऊष्मा शोषी और ऊष्मा, अगर जिसमें तीर चिन्ह के बाईं ओर ऊष्मा लग गया हो, तीर चिन्ह के, तो बोल देना कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? और अगर आपको दाहिने ओर लिखा मिल जाए, तीर चिन्ह के दाहिने ओर, तो बता देना कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? यहाँ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और यहाँ ऊष्मा का अवशोषण, इसको घटने के लिए ऊष्मा चाहिए। आगे समझ में ये होता है। जैसे यहाँ आप लोग देख ही लीजिए, है ना, यहाँ पर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना। CO2 के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है। इससे क्या निकलता है? तो जब ऊष्मा निकालेगा तो उसके लिए क्या नाम देंगे? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? यानी यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। लेकिन इसके बाद यहाँ देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बन गया इनो, तो यहाँ पर जो क्या हो रहा है, ऊष्मा की आवश्यकता है। ऊष्मा अगर नहीं मिलेगा तो ये नहीं बनेगा ना जी। तो इसको बोले ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्या ये समझ में आया? बाद तीर चिन्ह के बाद में क्षेपी, तीर चिन्ह के पहले है शोषी, नहीं, ऊष्मा शोषी, ठीक है ना, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। कोई दिक्कत? अगला देखेंगे हम लोग। चलो देखो, अगला पॉइंट है बाबू कि गैस की उत्सर्जन की जानकारी हमको रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि उसे गैस निकल रहा है कि नहीं। अगर ये जानकारी पता हो जाए तो हमारे लिए और उपयोगी हो जाएगा ना। तो गैस निकलता है उसके लिए ऊपर के लिए एरो लगा देते हैं। ऊपर क्या करते हैं? एरो लगा देते। जैसे मैं यहाँ पर देखिए Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO, तो जब ये आपस में रिएक्शन करता है, देखिए है क्या? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो जिंक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है तो इसको विस्थापित कर देता है, और ZnSO4 जिंक सल्फेट बना लेता है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस को यहाँ से भगा देता है। अब ये कैसे निकलता है, कैसे भगाता है, ये आप लोग को हम बाद में बताएंगे। जब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाया जाएगा तो ये इसको यहाँ से क्यों हटाया, कैसे हटा, इसके बारे में हम आगे डिटेल पढ़ने वाले हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि Zn H2SO4 से क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। तो Zn SO4 यानी जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बना है।
तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस जो निकल रहा है इसके लिए ऊपर का एरो लगा देगा। क्या लगा देगा? यहाँ गैस, क्या गैस निकल रहा है ना, तो ऊपर का एरो लगा दिया। तो ऊपर का एरो से हमको क्या मिलता है? गैस की जानकारी प्राप्त होता है। गैस निकल रहा है, गैस मुक्त हो रहा है। समझ में आया ना? कोई दिक्कत है? अब अगला पॉइंट समझिए, अवक्षेप बनने की जानकारी, यानी रासायनिक समीकरण से हमको अवक्षेप की पता नहीं चल जाता है, अवक्षेप का पता नहीं चल पाता है। लेकिन अगर इसको हम लोग और उपयोगी बनाने के लिए अवक्षेप पता कर ले तो और बढ़िया और बेहतर होगा मेरे लिए। तो अवक्षेप पता करने के लिए जो ऊपर का एरो नीचे का एरो हो जाता है। जैसे में यहाँ पर हम बात करते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, क्या ये सिल्वर नाइट्रेट, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करा दे इसको हम। सिल्वर नाइट्रेट को यदि हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करा देते हैं तो यहाँ पर सिल्वर क्या करता है कि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और इसका विस्थापित इस जगह स्वयं ले लेता है। तो बन जाएगा यहाँ क्या? AgCl, यानी सिल्वर क्लोराइड हो जाता है। क्या होता है? और उसके बाद यहाँ पर आगे बनेगा क्या हमको? HNO3, HNO3 बनेगा ना। तो यहाँ पर देखिए सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? ठोस के रूप में। क्या होता है ना, जिस बर्तन में रहता है उससे पेंदी में नीचे का बढ़ जाता है, नीचे का होता है, तो उससे बोलता है अवक्षेप बनना। तो ये अवक्षेपन अभिक्रिया होता है। क्या होता है? तो इसके बारे में भी आगे पढ़ना, अवक्षेपन अभिक्रिया क्या है, वहां पर आपको डिटेल बता देंगे कि अवक्षेप कैसे बनता है। ठीक है? तो ये वाला एरो क्या देखा था? ये वाला अगर ऊपर का एरो है तो बोले गैस मुक्त हो रहा है, गैस क्या हो रहा है? और नीचे का एरो दिखा दे तो समझ लीजिए कि अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। डेट मीन्स ये अवक्षेपन अभिक्रिया है। क्या है? समझ में आ गया आप लोग को? अब आगे समझेंगे। अब अगला पॉइंट है अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी। अगर अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी पता हो जाए, जानकारी मिल जाए हम लोग को कि कितना दाब पर हो रहा है, कितना ताप पर हो रहा है, किसके उपस्थिति में हो रहा है, अगर ये हमको जानकारी प्राप्त हो जाएगा बाबू तो हमारे लिए और सुविधाजनक हो जाएगा, और आसान हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसको और उपयोगी बना सकते हैं हम लोग। कोई दिक्कत है? अगला उसके बाद क्या पॉइंट है? लास्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट कि अभिक्रिया की उत्क्रमिता की जानकारी। अभिक्रिया की उत्क्रमिता मतलब समझ में आता है आप लोग को? उत्क्रमिता हम बताए थे पहला ही पार्ट में, आप लोग को उत्क्रमणीय परिवर्तन हम पढ़ाए थे कि अगर रिएक्शन करते इधर से तो इधर वाला मिल जाए, इधर से उधर वाला मिल जाता है, तो क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। जैसे में पानी से बर्फ बनना, बर्फ से पानी के बन जाना, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो उसकी भी हम लोग को जानकारी पता चल नहीं पाता, किसके द्वारा? रासायनिक समीकरण के द्वारा। लेकिन अब अगर हम लोग अभिक्रिया में पढ़ेंगे तो उसकी जानकारी पता चलता है, तो इसको और उपयोगी बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करेंगे। तो आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने 4 महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा किए हैं। पहला पॉइंट था रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचना प्राप्त होता है, ये मेरा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या क्या लाभ होती है। तीसरा पॉइंट था रासायनिक समीकरण के सीमाएं क्या था, क्या क्या सीमाएं थी, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। और लास्ट जो चौथा पॉइंट था हम लोग पढ़े रासायनिक समीकरण को और उपयोगी किस प्रकार से बनाया जाए। तो यहाँ तक हम लोग आज पढ़े हैं। आज से क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।